बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी कैसे हैं आप सब लोग? मेरा तो बच्चों ने दिमाग ख़राब करके रखा पड़ा है। हमें ये भी नहीं समझ लग रही मैंने पहले क्या बोला है, अब क्या बोल रही हूँ मैं। खैर आए नावल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अब और कितने घंटे इस कमरे में कैद रहने का इरादा तुम्हारा? सुबह से शाम हो गई, तुम्हें खुद का तो कुछ ख्याल नहीं, कम से कम अपने शौहर का कुछ ख्याल कर लो। वज़दान कमरे में दाखिल होते बेड पर बैठी हरम की तरफ देखकर बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला था, ऐसे जैसे कुछ देर पहले इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना था। जबकि इस की बात सुनकर हरम ने एक नज़र इसकी तरफ देखकर अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था। एक तो पहले यहाँ से ना निकलने की वजह से गुस्सा थी, ऊपर से इसकी बात ने हरम का गुस्सा मज़ीद बढ़ा दिया था। यार मैं तुमसे कह रहा हूँ, उठो और चल कर कुछ बनाओ मेरे लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। कैसी बीवी हो तुम जिसे अपने शौहर की भूख का बिल्कुल ख्याल नहीं है। वजदान इसको बाजू से पकड़ कर खड़ा करता हुआ बोला, आप आखिर क्यों करेंगे सब? चाहते क्या आप मुझसे? बस इतना बता दें। हरम इसकी गिरफ्त से अपना बाजू एक झटके से आज़ाद कराती हुई बोली, अगर हालात ऐसे ना होते तो वो कितना खुश होती कि इसका शौहर इससे किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है। लेकिन इनके दरमियान कुछ नॉर्मल नहीं था, कुछ ठीक नहीं था। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ तुमसे, लेकिन फ़िलहाल जो कह रहा हूँ वो करो। करीब आने पे बताऊँगा, वक्त आने पर बताऊँगा मेरी और क्या ख्वाहिशें हैं। देखिए मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया। वक्त आने पर बता दूंगा मेरी और क्या ख्वाहिशें हैं। वो इसको अपने करीब करता गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखता हुआ बोला था। इसकी आंखों में तपश से हरम का दिल यकदम से तेजी से धड़का था। नहीं, मुझे आप अभी और इसी वक्त बताएं कि क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों आए हैं यहाँ मेरे पीछे, जबकि आपका तो रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। आपकी जो मर्ज़ी थी आप वो करते, तो फिर क्यों? बताएं मुझे। हरम अपने हालात पर काबू पा करती हुई बोली, क्योंकि इसको लग रहा था अगर वो अभी खामोशी तो कभी नहीं बोल पाएगी। मेरा दिल चाहने लगा तुम्हें। दिल को टुकड़े टुकड़े करके तो कुतियाँ लगे पा दे। फिर मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, इसलिए कर रहा हूँ ये सब, इसलिए यहाँ आया हूँ। अब खुश? मिल गया तुम्हें अपना जवाब? चलो अब किचन में। इसने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जबकि वस्तान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हरम बेयकीनी से इसकी तरफ देख रही थी। जो वो कह रहा था क्या वो सच था? क्या मोहब्बत के सफ़र में वो अकेली नहीं थी? ऐसे जैसे कितने ही सवाल इसके दिल में आए थे। नहीं, ये सब झूठ है। इसने सिर्फ बदले के लिए से शादी की थी, वो तो समझ से शादी करना चाहता है। ये ज़रूर कोई नया तरीका है मुझे तकलीफ़ देने का। इसके दिमाग ने दिल की बात को रद्द किया था। नहीं, झूठ है ये सब। ना मुझे आप पर भरोसा है, ना आपकी कही किसी भी बात पर। वो अपनी बात कहकर गुस्से में पलटी थी, मगर वस्तान इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हरम की बात से इसको तकलीफ़ तो हुई थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था इसको। वो समझता था कि हरम के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसकी बात पर तो भरोसा कर सकती हो ना? इसने हरम का दिल हाथ थाम कर अपने सीने पर दिल की जगह पर रखा। सुनो इनको, महसूस करो ये क्या कह रही हैं तुमसे। कि वजदान या कह रही है वजदान एक लानती इंसान है। वजदान ने इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा था। अपनी हथेली के नीचे इसकी धड़कने महसूस करके हरम ने से इसे देखा, इसकी तरफ देखा। वजदान आंखों में मोहब्बत लिए इसी को देख रहा था। बिल्ली धड़कना तो सिर्फ धड़ धड़ करके यही दसदी है कि बंदा जिंदा कि मर गया। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ तक ਤੇ पता लग नहीं सकिया। सब गोलमाल है भाई। कुछ लम्हे दोनों यूँ एक दूसरे को देखते हुए कहीं खो से गए। अपने हाथ के नीचे इसका धड़कता हुआ दिल और ऊपर वजदान के हाथ का नरम गरम लमस महसूस करके इसकी खुद की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। बोलो हरम, क्या तुम्हें अब भी ये सब झूठ लग रहा है? क्या अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है? वजदान की आवाज़ ने इन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा। इसकी आवाज़ पर हरम जैसे एक शहर से बाहर निकली थी और एक झटके से इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला। जी, अभी भी मुझे यकीन नहीं है, ना आप पर और ना आपकी बातों पर। वो इससे कुछ कदम दूर हुई थी। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें यकीन भी दिला दूंगा। वजदान को बुरा तो लगा, मगर इसकी बेरुखी नज़रअंदाज करता हुआ बोला, आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी बात कहकर कमरे में रुकी नहीं, तेज़ी से वहाँ से निकली थी। जानती थी अगर वो मज़ीद कुछ देर वहाँ की रुकी तो यकीनन इसका भरोसा कर देगी, लेकिन वो भी इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वेरी गुड। इसने इतनी आसानी से कैसे यकीन कर ले इस पर? वो इस पर वजदान को इसका इस तरह से जाना बुरा नहीं लगा। कम से कम वो कमरे से तो बाहर निकली थी, फिलहाल तो इसके लिए यही काफ़ी था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वजदान, बिल्कुल भी नहीं। मैं हरम नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे और मैं खामोशी से सब देखती रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। इसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल गुस्से से बहुत ज़ोर से दीवार में दे मारा था। जा खौसमानों का फ़ोन दा की कसूर सी।
जब भी इसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो इधर उधर नजर उतराती हुई कोई चीज़ तलाश करने लगी, अपना सिर मार जाके उस चीज़ जिसे तोड़कर वो अपना गुस्सा कम कर सके। जब से वलीद के पास से आई थी तब से इसका गुस्से से बुरा हाल था। वो बहुत पहले वजदान की आंखों में हरम के लिए मोहब्बत देख चुकी थी और सब देखकर इसके दिल में हरम के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी, जबकि इसकी बात का एहसास तक न था कि हरम के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी माँ की वजह से हो रहा है। कभी इसने हरम के लिए हमदर्दी महसूस नहीं की थी, जबकि वो बहुत मासूम और बेकसूर थी। इसको शुरू से हरम की खूबसूरती देखकर ये लगता कि वजदान को इसे छीन लेगी, और अब ऐसा ही हुआ था। इसकी सोच सच साबित हो गई थी। आज इसका डर इसके सामने आ गया था। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी वजदान, किसी का भी नहीं। अब की बार ग्लास टूटने की बारी आई थी। ये क्या हो रहा है समन? ये क्या हो रहा है समन? क्यों इतने गुस्से में हो तुम? अपने पीछे सादी बेगम की आवाज़ सुनकर वो इनकी तरफ पलटी थी। इन्होंने एक नज़र कमरे में डालकर इसकी तरफ देखा। वो भी परीक्षा के कमरे से अपने कमरे में जा रही थी। जब समन के कमरे से इनको चीखने और कुछ टूटने की आवाज़ आई तो फिक्रमंदी से वो इसके रूम में आई थी। खाला वो चला गया, मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगी, वो इनकी तरफ देखकर बोलती गुस्से से बड़ी थी, जबकि सादिया बेगम इसकी बात समझ नहीं पाई। क्या कह रही हो बेटा, किसको ऐसा नहीं करने दोगी? वो परेशानी से इसकी तरफ देखकर बोली, वजदान खाला वो चला गया मुझे छोड़कर इस हरम के पास। वो मुझसे नहीं, इस हरम से मोहब्बत करता है। देखा नहीं आपने इस दिन किस तरह दौड़ता हुआ यहाँ से गया था? समन का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था, जबकि समन की बात सुनकर सादिया बेगम अपनी जगह खुश हुई थी। जैसा इन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ था। वजदान हरम से मोहब्बत करता है। हरम के पास जाकर इसने अपना फैसला ले लिया था। समन बेटा खामोश हो जाओ, आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। सादिया बेगम को डर हुआ कि कहीं इसकी आवाज़ सुनकर परीक्षा यहाँ ना आ जाए। नहीं होना मुझे खामोश, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। वजदान को हरम को छोड़ना ही होगा। इसने बुरी तरह से सादिया बेगम के हाथ झटकी। क्या नहीं होने दोगी तुम? किसको छोड़ने की बात कर रही हो तुम? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, परीक्षा की आवाज़ पर दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। परीक्षा को दरवाजे में खड़ा देखकर दोनों अपनी जगह खड़ी रह गई। समन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस तुम खुद को कुछ मत करने की कोशिश मत करना प्लीज़, वो परेशानी में फ़ोन पर मौजूद समन से बोला। वो बात ही ऐसी कही थी कि इसका परेशान होना लाजमी था। इतनी दूर से बस वो फ़ोन पर इसको अपनी बात समझा सकता था। दूसरी तरफ इसको आने की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि अभी इसकी अपनी मॉम से बात हुई थी तो इनको सारी खबर मिल चुकी थी। वो इस पर गुस्सा भी हुई थी कि इसने इनको क्यों नहीं बताया कि वो हरम के पास जा रहा है। बस खामोशी से इनकी डांट सुनता रहा था। समन तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत है तो मेरी बात ज़रूर सुनोगी। समन की खामोशी पर वो फिर से बोला था, मगर कमरे में दाखिल होती हरम के कदम अपनी जगह रुक गए इसके अल्फाज सुनकर। ये क्या कह रहा था? वो समन को अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहा था, और कल वो क्या था जो भी सब इसने कहा था? मतलब वो सब झूठ था, नाटक था, और वो वो थी जो इसकी एक एक बात को सच मान चुकी थी। इसका कहा हर एक लफ्ज़ इसको अभी भी याद था। वो इसकी मोहब्बत कबूल कर चुकी थी। वो इसकी पुष्ट पर खड़ी ना जाने क्या क्या सोच रही थी, जबकि वो असल बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो क्यों सब कह रहा है। समन तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं वापस आ जाऊँ फिर सब तुम्हें समझा दूंगा, पर प्लीज़ तुम खुद को कुछ भी करने की कोशिश मत करना। हेलो समन, समन। इससे पहले को मजीद कुछ कहता फ़ोन कट कर चुकी थी। वाह मिस्टर वजदान शाह, मानना पड़ेगा आपको, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। हरम की आवाज़ सुनकर वो एकदम से पलटा था और नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा। एक तरफ तो आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ समन को अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं। कौन सा चेहरा असली है आपका, ये या कल वाला? हरम आंखों में शिकवा लिए इसको देख रही थी, जबकि इसकी बात समझकर वजदान तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था। हरम जैसा तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम सब समझ जाओगी। वजदान इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए जल्दी से बोला था। यकीनन हरम ने इसकी अधूरी बात सुनी थी जिस वजह से वैसा बोल रही थी। आपने सही कहा, मैं गलत सोचने लगी थी कि आपकी कही हर बात सच है, पर अच्छा वक्त पर मेरी यह गलत फहमी भी दूर होगी, वरना। वो अपनी कहकर रुकी थी। हरम ऐसा कुछ नहीं है, मैं समन को पता चल चुका है, मैं यहाँ हूँ, बस मैं इसको समझा रहा था वो कोई गलत काम ना करे। इसने बोलते हुए हरम को अपने दोनों कंधों से थामना चाहा। हाथ मत लगाओ मुझे, आप, नफरत महसूस हो रही है मुझे आपसे। वो इसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चिल्लाई थी। इसकी इस हरकत पर वजदान के माथे पर बल पड़े थे। हरम जब मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात सुन लो तो समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? इसका लहजा सख्त हुआ था। तू अब्बा लागना ना होता, तेरी हर गल सुने। क्यों सुनूँ मैं आपकी हर बात? आपकी सुनिए, आपकी मर्जी चलिए, लेकिन अब नहीं। हर बार आपने दर्द दिया, मैं खामोश रही। आप हर बार अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय रोब डालते हैं। क्या आपको अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं होता? इस बार इसकी आवाज़ के साथ साथ आंखें भी नम हुई थी। मैं मानता हूँ हरम कि मैं गलत था, तुम्हारे साथ ज़्यादती की मैंने, कभी अपनी गलती तुम्हारे सामने तस्लीम नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी मोहब्बत पर शक करो। मुझे तुमसे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मगर मेरी मोहब्बत पर यूँ इल्ज़ाम मत लगाओ। अभी मैं समन को सिर्फ समझा रहा था कि गुस्से में आकर खुद को नुकसान ना पहुँचा ले, और तुम खुद ही सोचो अगर मुझे समन से शादी करनी होती तो कौन रोक सकता था मुझे? कोई भी नहीं। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारे पास मौजूद हूँ, इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? वो बोलता जा रहा था। हरम बस खामोशी से इसको सुन रही थी। अब एक लफ्ज़ भी नहीं था इसके पास कहने के लिए। वो इसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी। लेकिन मैं तुम्हें भी गलत नहीं कहूँगा, आखिर आज तक मैंने कुछ अच्छा किया भी तो नहीं तुम्हारे साथ,
और तुम यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। वो एक पल के लिए रुका। मैं आया तो था तुम्हें वापस ले जाने के लिए, लेकिन मैं अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन इतना याद रखना, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची है। अरे सिर तसान करके चला जा। वो एक नज़र खामोश खड़ी हरम को देखता वहाँ रुका नहीं था, जबकि इसके जाने के बाद हरम कितनी देर खड़ी इस जगह को देखती रही थी जहाँ थोड़ी देर पहले वो खड़ा था। ये सब जो भी कुछ हो रहा है, इस सब की मैं जिम्मेदार हूँ हाशिम, सिर्फ मैं। अगर मेरी ऐसी हालत नहीं हो रही होती तो ऐसा कभी ना होता। परीशा रोते हुए हाशिम साहब की तरफ देखकर बोली थी। क्या बात है बेटा? परीशा रोते हुए हाशिम साहब की तरफ देखकर बोली थी। जब से इनको सारी बात हकीकत मालूम हुई थी, तब से बस इनकी यही हालत हो रही थी। इनको ये बात किसी भी पल चैन नहीं लेने दे रही थी कि सिर्फ इनका बदला लेने के लिए वजदान किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। बेकसूर होने के बावजूद कितना जुल्म हुआ था हरम पर, इसको हाशिम खान की भांजी होने की सज़ा मिली थी। नहीं परीशा, तुम उदास मत हो। हरम के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ। मैं जिम्मेदार हूँ हरम के हर दुख का। ये सब सोचकर तुम खुद को तकलीफ मत दो। हाशिम साहब ने बहुत नरमी से परीशा के आंसू साफ किए। आज कितना खुशी खुशी वो यहाँ आ रहे थे। इनकी परीशा ने इनको माफ़ कर दिया, बल्कि इनको फ़ोन करके इनके साथ घर जाने की ख्वाहिश भी की थी। अब वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी हाशिम के साथ गुजारना चाहती थी। अभी वो सही से खुश भी नहीं हुए थे जब सादिया बेगम ने इनको बताया कि परीशा वजदान और हरम के बारे में सब जान चुकी है। ऐसा नहीं था कि वो इन्हें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन परीशा को इस तरह से सब मालूम होगा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं हाशिम, मैं ही हूँ बचाऊँ इस सब की। ना मेरी ऐसी हालत होती, ना वजदान बदला लेने के बारे में सोचता। काश मैंने पहले सब कुछ बता दिया होता कि जैसा वो सोचती है ऐसा कुछ नहीं है, तो आज मैं इस कदर तकलीफ में ना होती, इतनी तकलीफ में ना होती। वो हाशिम खान के दोनों हाथों को थामती हुई बोली। बेटा अब आराम से बैठ, जो मेरे लग गई है। परीशा प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम इस तरह से तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। मैं मानता हूँ कि जो हो गया हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये सब हमारी वजह से हुआ, तो ठीक भी तो हमें करना है। हाशिम साहब अपनी बातों से इनको समझा रहे थे। इनकी बात पर परीशा एकदम से चुप हुई और खामोशी से इनकी तरफ देखने लगी। वो ठीक ही तो कह रहे थे, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ, तो इन्हें ठीक करना होगा। आप सही कह रहे हैं हाशिम, मेरी वजह से हरम बहुत दर्द बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। मैं समन को इसकी तकलीफ की वजह नहीं पड़ने दूंगी। परीशा कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। क्या करने के बारे में सोच रही तुम परीशा? इनकी बात पर हाशिम साहब कुछ परेशानी से इनकी तरफ देखकर बोले। अगर तुम समन से बात करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, मैं इससे बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इनको कुछ दिन पहले समन से की भी बातें याद है। नहीं हाशिम, समन को समझना होगा, जैसा वो चाह रही है वैसा नहीं होगा। वजदान को जिसकी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है वो इस वक्त इसके पास मौजूद है। जानती हूँ ये सब समन को समझाना मुश्किल है, लेकिन इसे समझना ही होगा। वो पुरसोच अंदाज में बोली तो हाशिम साहब इनकी तरफ देख कर रह गए। वो चला गया था अपनी बात कहकर। फिर से इसकी बात सुनने की इसने ज़रूरत भी महसूस नहीं की। क्या था अगर वो एक लफ्ज़ माफ़ी के बोल देता? ईगो हर्ट हो नहीं सी बगारत दी सो कोल्ड। इतना कुछ तो कह दिया था। अगर ये भी बोल देता कि वो इसको माफ़ कर दे सिर्फ एक बार, तो इसको सुकून मिल जाता। अपनी गलती का एतराफ़ तो कर चुका था, पर एक बार माफ़ी भी मांग लेता तो इसकी सारी शिकायत दूर हो जाती। लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी कहकर चला गया। कमीना। वो चला तो गया था, लेकिन इसकी परफ्यूम की खुशबू अभी भी कमरे में फैली हुई थी, जो हमेशा घर में इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। लेकिन वो चला गया था। पता नहीं क्यों इसके जाने से हरम का दिल बेचैन सा हुआ था। वो नम आंखों से एक नज़र खाली कमरे पर डालती बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, मगर अपने हाथ के नीचे कोई चीज़ महसूस करके इसका ध्यान इस चीज़ की तरफ गया। वो एक कार्ड था। हरम इसको नज़रअंदाज कर देती, मगर इस पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखे सॉरी को देखकर इसने एकदम से वो कार्ड उठाया तो इसके नीचे एक पेपर भी रखा हुआ था। हरम ने जल्दी से पेपर खोला और पढ़ना शुरू किया। मुझे माफ़ कर दो हरम, आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं तुमसे इस तरह से माफ़ी मांगूँ। शुरू की लाइन पढ़कर हरम हैरान हुई। यकीनन ये वजदान ने लिखा था, मगर कब? इस लेटर को लिखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझ में अभी भी हिम्मत नहीं है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी और वहाँ नहीं आओगी जहाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मेरी बात तुम तक पहुँच जाए। इस लेटर को पढ़कर तुम फ्लैट के सामने वाले पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। हरम जो लेटर पढ़ रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबसे पहला सवाल जो इसके दिल में आया वो ये था कि इसने ये कब लिखा, और अगर लिख भी लिया था तो इसको क्यों नहीं दिया? मतलब ये लेटर वो इनकी लड़ाई से पहले लिख चुका था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इनकी बात सुने बगैर कितना कुछ कह दिया इनको। इसको इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। वो इससे माफ़ी मांगना चाहता था और इसने कितना कुछ कह के यहाँ से जाने दिया। कुछ सोचकर वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई। शायद वो ना गए हों, शायद वो इसको वहीं इस पार्क में मिल जाए। वो देरी से अपने फ्लैट से बाहर निकली थी। वो इसको कहना चाहती थी कि जब वो इसके लिए लिख रहा था तो इसको दिया क्यों नहीं? क्यों है वो ऐसा कि इसको समझना मुश्किल होता है हर बार। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती पार्क की तरफ बढ़ी थी। रात हो चुकी थी, मगर इसको इस बात की फ़िक्र कहाँ थी। बस वो तो दिल में दुआ करी थी इसको वहीं मिल जाए। हरम से बात करने के बाद वो घर से निकलकर फ्लैट के करीब इस पार्क में आ बैठा, मगर वापस नहीं गया था। पता नहीं क्यों इसको इस बात का यकीन था कि हरम ज़रूर इसके पीछे आएगी। इतना तो यकीन था इसको अपनी मोहब्बत पर, क्योंकि वह हरम की आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत देख चुका था और इस मोहब्बत ने इसे वापस नहीं जाने दिया। कितना कुछ सोचा था इसने, कितनी तैयारी की थी, लेकिन सब ऐसे की ऐसे रह गई। जिसके लिए इसने पार्क से जाया था वो यहाँ आई भी नहीं थी।
क्या नहीं सोचा था इसने कि जब वो आएगी तो इससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा और आगे हरम का जो भी फैसला हरम लेती उसको कबूल था। मगर इसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ से आ तो गया था मगर इसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो वहाँ से आ तो क्या था मगर अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अब आगे क्या करे। सच कहते हैं इंसान जितनी आसानी से गलती कर लेता है इतनी मुश्किल से इस शख्स से माफ़ी मांगने में होती है इसको, और वो इससे ऐसी चीज़ का सहारा लेता है अपनी बात इस तक पहुंचाने के लिए। हरम की आवाज़ पर एकदम से इसने अपनी आंखें बंद आंखें खोली। इसको अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो हैरान हुआ था। एडा तो छुना काका सी ना, तेन पता ही नहीं सी जिदा कि तू लैटर लेके आया तो वो आएगी नहीं। इसको यकीन नहीं आया कि इस वक्त इसके सामने खड़ी है। यकीन तो हरम को भी नहीं आया कि सब देखकर इसने पार्क की एक साइड को बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा था। सामने एक बोर्ड रखा था जिस पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में सॉरी लिखा था। इतनी सारी तैयारी देखकर एक पल के लिए वो हैरान ही रह गई। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वजदान इस तरह से भी इससे माफ़ी मांगेगा। जो भी था इसको वजदान का ही तरीका बहुत पसंद है। जब ये कार्ड और लेटर मेरे लिए लिखा था तो इसको मुझे देना भी चाहिए था। ये इसको देने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको कार्ड और लेटर दिखाती हुई बोली। इसके हाथ में कार्ड और वो लेटर देखकर इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह समझ गया था। मतलब इसको भी यकीन था कि उसको यहाँ ज़रूर मिलेगा, इसलिए वो यहाँ आई थी। तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, वरना मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था तुमसे, लेकिन अब मैं अपनी बात ज़रूर पूरी करूँगा। शुक्र है अक्ल आई तेने भी। मैं इसके करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुका और ज़मीन पर अपने घुटनों के बल इसके कदमों में बैठ गया। इसकी इस तरह से बैठने पर हरम हैरानी से इसकी तरफ देख रही थी। ये क्या करें आप, उठे यहाँ से। इसको इस तरह से बैठा देख हरम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हरम, मैं वजदान शाह तुमसे आज अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, जितनी भी तकलीफ़ थी तुम्हें, इस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो हरम के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामता हुआ बोला था। किस्मत ने इसे एक और मौका दिया था, वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। प्लीज़ वजदान उठ जाए यहाँ से। इसकी बात पर हरम की आंखों में आंसू लिए इसको देख कर बोली। पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसने हरम के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसकी बात पर हरम इसको देखती रही थी। इसने इसको वो कार्ड देखकर ही माफ़ कर दिया था, और अब वो इसके कदमों में बैठा इससे माफ़ी मांग रहा था, तो क्यों नहीं इसे माफ़ करती। मैं आपको माफ़ करती हूँ वस्तान, हर गलती हर तकलीफ़ जो आपने मुझे दी, मैं इसके बाद भी आपको माफ़ करती हूँ। मलका सा मुस्कुराई थी। वो इसको क्यों ना माफ़ करती, वो इसकी मोहब्बत था। आज जब वो चला गया था तो कितना बेचैन हो गई थी वो इसको अब अगर ना मिलता इससे आगे तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। हरम की बात सुनकर वस्तान खुशी से उठा और हरम को खींच कर अपने सीने से लगाया था। इसके सीने से लगकर हरम ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये क्या कर रही हो तुम समन, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा कुछ। परीक्षा जैसे ही समन के रूम में दाखिल हुई तो इसके हाथ में चाकू देखकर घबरा कर इसकी तरफ बढ़ी और इसके साथ ही चाकू लेकर दूर फेंक, जबकि समन ऐसे बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसको ये उस तरह बैठा देखकर परीक्षा को एकदम से इस पर गुस्सा है। क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या हरकत थी, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या करने की कोशिश करी थी तुम। इन्होंने इसको बाजू से पकड़कर पूरी तरह झंझोड़ा था। दिमाग मेरा नहीं अम्मी, वस्तान का ख़राब हो चुका है, जो वो मुझे छोड़कर इसके पास चला गया, और बेफिक्र है मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, और अगर किसी को नुकसान होगा तो वो हरम होगी, क्योंकि वो हमारे बीच आई है और इसको हमारे दरमियान से निकलना ही होगा। वो बोलती इस वक्त परीक्षा को बिल्कुल होश में नहीं लग रही थी। मैं इसको ख़त्म। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती परीक्षा का हाथ उठा और इसके रुखसार पर अपना निशान छोड़ चुका था। समन अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, जबकि परीक्षा आंखों में गुस्सा लिए इसकी तरफ देख रही थी। दिमाग वस्तान का नहीं तुम्हारा ख़राब हो चुका है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों समझ नहीं रही हो वस्तान तुमसे नहीं हरम से मोहब्बत करता है। इससे तुमसे सिर्फ हमदर्दी थी, और इसी हमदर्दी की वजह से इसने तुमसे ये वादा किया था शादी के लिए। इन्होंने इसको फिर से बात समझानी चाहिए थी। नहीं अम्मी, हमदर्दी नहीं थी इसको मुझसे, और वजदान सिर्फ मेरा, मैं इसको किसी और का नहीं होने दूंगी। इसने गुस्से में अपनी बात बीच में काटी। नहीं बेटा, वो तुम्हारा नहीं है और ना कभी था। तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को तस्लीम कर लो। तुम खुद ही सोचोगे वो तुम्हारा होता तो इसकी शादी तुमसे हुई होती, ना कि हरम से। या अगर इसको तुमसे मोहब्बत होती तो इस वक्त यहाँ होता तुम्हारे पास, ना कि हरम के पास। इस बार इनके लहजे में नरमी आई। आखिर वो इनकी बेटी थी, इसका दर्द भी अच्छे से समझती थी। मैं मानती हूँ कि वजदान ने तुमसे वादा करके तुम्हारे साथ गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वजदान के एहसास को भी समझती हूँ। वो मेरी वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, और फिर हरम के आने के बाद वो इसकी नफरत में बोलता था तुमसे। इस वक्त तो वो खुद भी नहीं जानता था कि एक दिन इसको अपने कहे अल्फाज पर पछताना पड़ेगा। लेकिन तुम ही सोचो, इस सब में हरम का क्या कसूर है, इसको क्यों सज़ा मिले हर बार। परीक्षा अपनी बेटी को इस हकीकत से आगाह करी थी जिसे समन जानना नहीं चाहती थी। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ समन, कि इन दोनों के दरमियान मत आओ। वजदान के बारे में ना सोचो, बस एक बार हरम के बारे में सोचो। इसका तो पहले इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक वजदान है, और अगर तुम इसको भी हरम से छीन लोगी तो क्या रह जाएगा इसके पास। मैं इसको खामोश देखकर फिर से बोली। मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, इसने भी तो मुझसे मेरे वजदान को मुझसे छीना। इसको मेरा ख्याल नहीं आया। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, फ़ौरन बोली। इसने तुमसे कुछ नहीं छीना, भूल गई। वजदान ने खुद ज़बरदस्ती से निकाह किया था। इन्होंने एक और कोशिश की इसको समझाने की। परीक्षा की बात पर वो खामोश हो गई थी। जो मैंने कहा है इस सब के बारे में एक बार और सोचना, और मुझे उम्मीद है तुम खुद समझ जाओगे। वो एक नज़र खामोश खड़ी समन को देखकर इसके कमरे से निकल गई। इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसको समझाने की, पता नहीं वो कामयाब हुई थी या नहीं, ये बस वक्त का पता चलना था। हरम, कि तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया, तुम्हें मुझसे अब कोई शिकवा नहीं है ना। मैंने इतना कुछ कहा,
किया तुम्हारे साथ? वो बेड पर लेटा हरम के तरफ देख कर बोल रहा था। वजदान की बात सुनकर वार्डरोब में कपड़े रखती हरम एकदम पलटी थी। उफ़ वजदान, आप कल रात से अब तक कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं कि आपको हर बार मेरी बात जवाब पर यकीन नहीं आता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है। वो कपड़ों को इनकी जगह पर रखकर इसके पास आई थी। इसके करीब आने पर वजदान उठ बैठा। पता नहीं मैं जितनी बार भी पूछता हूँ मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर इतने बार सुकून मिलता है। हर बार एक नई खुशी मिलती है मुझे। इसने हरम का हाथ पकड़कर इसको अपने करीब बिठाया था। अच्छा यार बताओ ना, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? इसने फिर अपना सवाल दोहराया तो इसके सवाल पर हरम मुस्कुराई बिना न रह सकी। कितनी बार बोला और अब भी बोलती हूँ, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। और किस तरह से यकीन दिलाऊँ मैं आपको अपनी बात का? वो परेशानी से बोली तो इसके चेहरे पर परेशानी देखकर वजदान को उस पर टूट कर प्यार आया था। तो तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, ये सब सुनकर शायद मुझे यकीन आ जाए। वो आंखों में शरारत लिए इसकी तरफ देखकर बोला और बाजू से पकड़कर इसको अपने मज़ीद करीब किया था। बस रहने दें, मुझे नहीं दिलाना आपको यकीन, आपकी मर्ज़ी है, आप करें या नहीं। हरम इसकी शरारत समझकर अपना बाजू छोड़कर खड़ी होती हुई बोली थी। कहाँ जा रही हो यार, बैठो ना और मुझे यकीन दिलाओ। इससे पहले कोई एक कदम बढ़ाती वजदान ने इसकी कलाई पकड़कर खींचा तो हरम अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और सीधा वजदान के ऊपर आ गिरी। हरम ने हट बढ़ाकर उठना चाहा मगर इसका इरादा भांप कर वजदान ने इसको कमर से पकड़कर बेड पर लिटाया और खुद इस पर पूरा झुक गया था। अब वो मुकम्मल इसकी कैद में थी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। इसकी इस कदर नज़दीकी से हरम की धड़कनें तेज़ हो रही थी। चेहरा घबराहट और शर्म की वजह से लाल पड़ चुका था। जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाती तब तक तो नहीं जाने दूंगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। वो इसके चेहरे पर आए बालों को इसके कान के पीछे करता हुआ बोला। इसके लम्स अपने चेहरे और कान की लो पर महसूस करते हरम की घबराहट मज़ीद बढ़ी थी। मुझे नहीं दिलाना, आप हटे पीछे। इसने अपने दोनों हाथ वजदान के सीने पर रखकर इसको खुद से दूर करना चाहा मगर वजदान इसके हाथों को अपने हाथ में कैद में लेकर इसकी इस छोटी सी कोशिश को भी नाकाम कर चुका था। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं बस तुम्हारे मुँह से मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हरम? वो उसकी आंखों में देखकर बोला था। इस वक्त इसकी आंखों में हरम के लिए सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत। बोलो हरम, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बोलो ना, बस एक बार। इसने अपनी पेशानी हरम की पेशानी से टकाकर अपनी आंखें बंद की। इसकी शिद्दत इसकी अपने लिए तड़प देखकर हरम की आंखें नम हुई। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वजदान, हरम इसकी बंद आंखों को देखकर बोली थी। जब वो इससे इतनी मोहब्बत करता था वो क्यों ना अपनी मोहब्बत का इजहार करती? हरम के इजहार पर इसने एकदम से अपनी आंखें खोली थी। हर जुल्म के बावजूद, हाँ हर जुल्म के बावजूद, हर ज़्यादती के बावजूद। वो अपनी सारी गलतियाँ याद करवा कर इससे इकरार मांग रहा था। हाँ हर ज़्यादती के बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हरम के जवाब पर वजदान खुल के मुस्कुराया और हरम के चेहरे पर झुका और बहुत ही नरमी और मोहब्बत से इसके लबों को छुआ। वजदान की इस गुस्ताखी पर हरम पूरी जान से कांप उठी थी। इसने वजदान के सीने पर हाथ रखकर इसको खुद से दूर किया और जल्दी से बेड से उठना चाहा। कहाँ चली? तुमने तो इजहार कर दिया, अभी मेरा इजहार बाकी है। इससे पहले कि वहाँ से उठती वजदान ने इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर इस पर झुकता चला गया। अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस करके इसकी आंख खुली थी। नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोलकर इसने वजह मालूम करनी चाहिए तो सबसे पहले नज़र इसकी वजदान पर पड़ी। वो इसके बेहद करीब लेटा नींद होने के बावजूद भी इसने हरम को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। इसका पूरी तरह से जायज़ा लेती हरम की आंखें एकदम से शर्म से झुकी थी। वो इस वक्त बगैर शर्ट के लेटा इसको अपनी बाहों में कैद किए हुए था। एकदम से रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा था। हाथ वो कितनी मोहब्बत और एहतियात से इसको छू रहा था जैसे वो कोई कांच की हो, कहीं इसकी ज़रा सी सख्ती से वो टूट ना जाए। इसकी शिद्दतों से वो इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकती थी। ये सब बातें सोचते हुए इसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। वो यूं ही लेटी इसके चेहरे को देखती रही थी। कुछ सोचते हुए थोड़ा सा ऊंचा हुई और वजदान की पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। पेशानी के बाद इसने बहुत ही मोहब्बत से इसकी खड़ी नाक को चूमा और फिर एक एक करके इसके चेहरे के नकूश को लबों से चूम रही थी। इस वक्त इस पर बेखुदी सवार थी। इस पर यूं ही अपनी मोहब्बत लुटाने के बाद इसने बहुत ही आहिस्ता से वजदान का हाथ अपनी कमर से हटा कर उठी। ये तो बहुत गलत बात है यार, अभी एक जगह बाकी है। इससे पहले कि हरम अपनी जगह से उठती वजदान इसको कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब लेटा चुका था। इसकी बात सुनकर हरम का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसके चेहरे को देखते शरारती अंदाज में बोला तो इसकी बात समझकर हरम ने शर्मा कर नामे गर्दन हिलाई थी। कोई बात नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। वो अपनी बात कहकर हरम के होंठों पर झुककर इनको कैद कर चुका था। इसकी इस गुस्ताखी पर हरम ने सख्ती से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। वजदान की पकड़ में शिद्दत के साथ साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही थी। हरम को जब अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ तो इसने वजदान के सीने पर हाथ रख कर दूर किया था। इस वक्त दोनों की सांसें बेतरतीब हो रही थी। वजदान एक गहरा सांस भरता फिर से इस पर झुका था। वजदान प्लीज़ उठने दें। इसको फिर से रात वाले रूप में आते देख हरम इल्तिजाई अंदाज में बोली। बोलते वक्त इसका सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मैं तो आराम से सो रहा था, तुमने मुझे उठाया, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अपनी बात कहकर वो इसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था।
इसके होंठों ने गर्दन से कंधे तक का सफ़र तय किया तो इसकी बढ़ती जसारतों पर हरम ने एहतजाज करने की कोशिश की, मगर इसने इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। वजदान, देखे ना कितना लेट हो चुका है। हरम ने फिर से कोशिश करनी चाहिए, मगर वो फिलहाल इसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। कोई बात नहीं, आज हम अपनी सुबह दोपहर में कर लेंगे। वो फिर से इसके होंठों पर छुपकर हरम को मज़ीद कुछ बोलने से रोक चुका था, और इस बार हरम को इसकी माननी पड़ी थी। जानती थी वो इसको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। इसने इसकी नींद ख़राब की थी, अब इसकी बारी थी इसको परेशान करने की। परीक्षा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम इतना मत सोचा करो। अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई कि तुम टेंशन लो। अगर हर वक्त यूँ ही इस तरह से सोचती रहोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। सादी बेगम जब लाउंज में दाखिल हुई तो परीक्षा को गहरी सोच में गुम देखकर इनके पास आई थी। सादी बेगम की आवाज़ पर अपनी सोचों से बाहर निकली थी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनके लहजे में परीक्षा के लिए फिक्र थी। बस आप तो जानती हैं सब, मैं समन की वजह से परेशान हूँ। इसकी वजह से मैं अब तक अपने असल घर में भी नहीं गई हूँ। मारी और हाशिम कितनी बार आ चुके हैं लेने। अब अगर मैं चली गई और समन ने वहाँ ऐसी ऐसी हरकत की तो मैं और हाशिम क्या मुंह दिखाएंगे इन सबको। कितनी शर्म की बात होगी अगर इन सबको मालूम होगा कि समन अपनी बहन के शौहर को वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, बस एक वस्तान ही है जो इसको समझा सकता है। मुझे बस इसके वापस आने का इंतज़ार है। लेकिन तुम फिलहाल ये सब बातें छोड़ो, चलकर तैयार हो जाओ। हाशिम का फ़ोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि आज परीक्षा तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी, पर आपकी समन पता नहीं वो जाएगी या नहीं। इनकी बात पे बस इतना बोल पाई। तुम समन की फिक्र मत करो, इससे एक बार पूछ लो, अगर इसने जाना है तो ठीक है, वरना तुम इसको यहीं छोड़कर चली जाओ। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, तुम बस उठो और जल्दी करो, हाशिम आने वाले होंगे। इन्होंने परीक्षा को ज़बरदस्ती खड़ा किया। इनकी बात पर परीक्षा मुस्कुराती हुई उठी और समन के रूम की तरफ बढ़ी थी। अब क्या हुआ? इनकी बात पर परीक्षा मुस्कुराती हुई उठी और समन के रूम की तरफ बढ़ी थी। कहाँ जाने की तैयारी करी हो तो? वो जैसे समन के रूम में दाखिल हुई तो इसको तैयारी करता देखकर एकदम से बोली, किसी काम से जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी। इसने मसरूफ़ से अंदाज में इनको जवाब दिया। बेटे, तुम्हारे डैड आ रहे हैं आज हमें लेने, तुम चलोगे अपने घर? वो अपने बाल बनाती समन को देखकर बोली, नहीं अम्मी, मुझे आज कुछ काम है, आप चली जाए, मैं खुद आ जाऊँगी। इसके जवाब पर वो खड़ी खामोशी से इसको कुछ देर देखती रही, फिर इसी खामोशी से इसके कमरे से निकल गई थी। वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। इसकी नज़रें तो स्क्रीन पर थी, मगर इसका ध्यान कहीं और था। वस्तान जब लाउंज में दाखिल हुआ तो इसको ऐसे बैठा देखकर इसके करीब आया था। किसके बारे में सोचा जा रहा है, जबकि मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूँ। वो सोफे पर बैठी हरम की गोद में सर रख कर लेटा था। हरम जो गहरी सोच में गुम थी, वस्तान के इस तरह से आने पर एकदम से डरी थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर की वजह से इसने अपनी तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखा था। इसका डरा हुआ चेहरा देखकर वस्तान हौले से मुस्कुरा थोड़ा सा ऊंचा होकर इसके सीने पर रखे हाथ पर अपने लब रख दिए थे। अब डर खत्म हो जाएगा। शरारती अंदाज में बोलता वो फिर से अपनी जगह पर लेटा। इसकी हरकत पर हरम बस उसको घूर कर रह गई थी। अच्छा बताओ ना, क्या सोच रही थी तुम? वजदार ने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया था। मैं वापस जाने के बारे में सोच रही थी। जब हम जाएंगे तो समन का क्या रिएक्शन होगा? अच्छा मैं आती हूँ, चलो मेरा बेटा। हाँ जी, थोड़ा सा लग गया, बाइक खेलो जाके मेरा बेटा। चलो शाबाश, जाओ भाई। ऐसे नहीं, ऐसे गिर जाएगा। अच्छा किधर थे हम लोग? वो अपना दूसरा हाथ वस्तान के बालों में फेरती हुई बोली, वो ठीक ही तो कह रही थी। इसने अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन फिलहाल हरम के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। जब वापस जाएंगे तब सोच लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बस फिलहाल तुम मेरे बारे में सोचो। मुझे वक्त वक्त पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहा करो कि तुम मेरे पास हो, मेरे बहुत करीब। वो उसकी गोद से उठकर बैठा और हरम को शौक नज़रों से देखता हुआ बोला, मैं आपके पास तो कैसे एहसास दिलाऊं? हरम ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था। करीब आओ ज़रा, फिर बताता हूँ उन्हें। वो अपनी मुस्कुराहट को मुश्किल रोकता हुआ बोला और उसको बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा था। इसकी उंगलियों का लमस अपनी गर्दन और कमर पर महसूस करके हरम ने एकदम वस्तान की तरफ देखा तो इसकी आंखों में शरारत देखकर इसकी बात समझ गई। नहीं, बस आप रहने दें, नहीं जानना मुझे और ना आपको कोई एहसास दिलाना है। वो अपना बाजू आज़ाद कराती हुई खड़ी हुई थी। यार कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं दिलाना तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपने आप को एहसास दिलाने दो कि तुम मेरे पास ही हो। वस्तान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसके सोफे पर गिरा कर खुद इसके ऊपर झुका था। हरम, तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया। जानती हो, जब तुम चली गई थी मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इतना पागल हो गया था मैं तुम्हारे लिए। वो बहुत ही मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमता हुआ बोला तो हरम भी धीरे से मुस्कुरा दी। अब तो हो गया ना आपको यकीन, अब हटें पीछे। इसको फिर से पटरी से उतरता देख हरम ने इसको दूर करना चाहा। इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मैंने शुरू ही किया। वो अपने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलता इसकी गर्दन पर झुक गया। कितने लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गया। हरम ने इस बार इसको रोका नहीं, क्योंकि जानती थी कि उसकी वो रुख सुनने वाला नहीं था। वस्तान, शायद कोई आया दरवाजे पर। इन दोनों के दरमियान खामोशी को हरम की आवाज़ ने तोड़ा था। इसको ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। कोई नहीं है यार, वो इसके बालों में चेहरा छुपाए सरगोशी के अंदाज में बोला था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बैल बजी तो वजह से होश में आया था। मैंने कहा ना कि कोई है दरवाजे पे। वस्तान के उठने पर भी वो भी अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उठी थी। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। उसको वहीं रुकने का कहकर अपनी शर्ट के बटन बंद करता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इसने जैसे दरवाज़ा खोला तो अपने सामने खड़ी समन को देखकर वो अपनी जगह हैरान रह गया। समन, तुम यहाँ? वो हैरानगी से इसकी तरफ देखकर बोला।
क्योंकि जहाँ तक इसको याद था हरम के इस फ्लैट के बारे में वलीद के अलावा कोई नहीं जानता था। इसने तो अपनी मॉम तक को इस बारे में नहीं बताया, इसलिए समन की यहाँ मौजूदगी इसको हैरान कर रही थी। वलीद मेरा कज़न है और इससे तुम्हारे बारे में मालूम करवाना इतना भी मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। और दूसरी बात, तुम मेरे साथ ऐसा करो कि मैं बस खामोशी से देखती रहूँगी। मैं उसकी हैरानगी ख़त्म करने के लिए बोली थी और इसकी तरफ देखते हुए कदम आगे बढ़ी। समन, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त हालात कुछ और थे। मैं उसकी आंखों में गुस्सा देख चुका था, इसलिए इसको बहुत आराम से अपनी बात समझानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था। वो गुस्से में सब कुछ भूल जाती, किसी का ख्याल नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानती बस्तान, ना मुझे कुछ जानना है, वो एकदम से चिल्लाई थी। क्या हुआ बस्तान, कौन आया? और ये हरम किसी की तेज़ आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास आई, मगर समन को वहाँ देखकर इसके बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। समन, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, चलो अंदर चलकर बात करते हैं आराम से। वजदान एक नज़र हरम की तरफ देखकर समन से मुखातिब हुआ। हाँ, मैं गुस्से में, और मेरे इस गुस्से की वजह ये है, सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अपने सामने खड़ी हरम की तरफ गुस्से से बढ़ी। इसका इरादा भांप कर वजदान ने हरम को अपने पीछे किया। खबरदार समन, अगर तुमने मेरी हरम को छूने की भी कोशिश की, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी कज़न हो। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, तो मुझसे लड़ो, लेकिन हरम को बीच में लाने की गलती मत करना। वो उंगली उठाकर इसको वार्न करने के अंदाज में बोला। वजदान की बात पर जहाँ हरम को सुकून मिला, वहीं समन के बढ़ते कदम रुके थे। मेरी हरम? वजदान के सिर्फ इन दो लफ्ज़ों में अटक कर रहेगी। नहीं वजदान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। इसने फिर से हरम पर हमला करना चाहा, मगर वजदान इसको बाजू से पकड़कर रोक चुका था। और साइकोपैथ था, पागल नहीं हो गई? बस बहुत हो गया समन, अब और नहीं। मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे वादा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये वादा मैंने सिर्फ आनी की हालत की वजह से किया था। तुम्हारे और आनी पर कोई उंगली ना उठे, इसलिए किया था। अगर आनी की ऐसी हालत होती तो मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम भी कितनी खुदगर्ज थी, कभी अपनी माँ की फिक्र ना की तुमने, सिर्फ अपने बारे में सोचा, हमेशा कि तुम्हें लोगों की बातें ना सुननी पड़े। वो खड़ा इसको आईना दिखा रहा था। सच्ची तो कह रहा था, वो कुछ भी गलत नहीं था। दूसरी और आखिरी बात, अगर हरम मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो मैं इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। इस बार इसका लहजा सख्त था। हरम को समन पर तरस तो आया था, मगर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसकी सारी बात बहुत ही खामोशी से सुनने के बाद समन एक नज़र इन दोनों पर डालकर तेरी से वहाँ से निकली थी। रुक जाओ समन, कहाँ जा रही हो? इसको इस तरह से ज़्यादा देखकर वजदान तेरी से इसके पीछे लपका। इस वक्त वो गुस्से और सदमे में थी। वजदान को डर था कि कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी रात का वक्त था और अनजाना शहर। इन दोनों को इस तरह से निकलता देख हरम भी इनके पीछे गई थी। समन रुक जाओ, देखो हम घर पे बैठ के बात कर सकते हैं। वो सड़क पर तेज़ तेज़ कदम उठाती समन के पीछे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, वो बगैर मुड़े तेज़ आवाज़ में बोली। हरम भी इन दोनों से कुछ फासले पर थी। इस वक्त वो तीनों आगे पीछे चलते सड़क पर आ रहे थे। गाड़ियाँ अपनी तेज़ रफ्तार से आ रही थी। समन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रुक जाओ। इसने समन का बाजू पकड़ा था। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। समन ने गुस्से में इससे अपना बाजू आज़ाद कराकर वजदान को धक्का दिया। इसके धक्का देने पर वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सका और सामने से आती कार से टकराया। वजदान! इनसे कुछ फासले पर खड़ी ये मंजर देखती हरम की चीख निकली थी। वो जाने कब से इधर से उधर टहल रही थी। वो इस वक्त इसके हर अंदाज से बेचैनी झलक रही थी। ये क्या हो गया था इससे? इसने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा था, कभी नहीं चाहा था। वो वजदान को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो मानती कि इस वक्त बहुत गुस्से में थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब गलती से हुआ था। कुछ देर पहले का मंजर एकदम से इसकी आंखों के सामने घूम गया। वजदान को कुछ नहीं होगा, हाँ वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हरम पर पड़ी। वो खुद से बोलती एकदम से पलटी तो इसकी नज़र चेयर पर बैठी हरम पर पड़ी। आज पहली बार इसको हरम पर तरस आया। पहली बार इसने अपने दिल में हरम के लिए हमदर्दी महसूस की। हरम! इसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में इसके कंधे पर हाथ रखकर इसको पुकारा था, जबकि हरम तो बस एकटक ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी, जहाँ इस वक्त इसका शौहर, इसकी मोहब्बत मौजूद थी। कितना दर्दनाक मंजर था वो। किस तरह वो लोग वजदान को अस्पताल लेकर आई थी। पता नहीं वो कैसा था, कितनी चोट आई थी उसको। डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। वो बस आंखों में आंसू लिए इसकी सेहत के लिए दुआ कर रही थी। हरम! इसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो समन ने इसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाल के इसको मुखातिब किया था। अपने कंधे पर दबाव महसूस करके हरम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। समन को अपने पास खड़ा देखकर इसकी आंखों में एकदम से गुस्सा है। मिल गया तुम्हें सुकून? अब तो बहुत खुश हो ना तुम मुझे और वजदान को तकलीफ में देखकर। हरम इसका हाथ अपने कंधे से बुरी तरह झटकती हुई बोली। नहीं हरम, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। ये जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था। आज समन शायद पहली बार किसी के सामने शर्मिंदा हुई थी। अनजाने में नहीं, तुमने जानबूझकर किया ऐसा। यही तो चाहती थी ना तुम कि वजदान मुझसे दूर हो जाए, और देखो तुमने अपनी नफरत में आज क्या कर दिया। वो उसकी तरफ देखकर रोती हुई बोली और एक नज़र रूम के बंद दरवाजे को देखा। मैं मानती हूँ मैंने ऐसा कहा था, मगर मेरा यकीन करो, मैं ऐसा इरादा हरगिज़ नहीं था मेरा। मैं कभी वजदान को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इसने हरम के हाथ को थामना चाहा था। नहीं करना मुझे यकीन तुम्हारी किसी भी बात का। आज मेरे वजदान की जो हालत है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आपकी दाई से बात है, आपकी दाई से आप मेरी बात दोगे ना? आपकी हाँ दाई जी, से एंड पे करवाऊँगी। अब जाओ मेरा बेटा, बाय। आपकी दाई से बात लाना आप। ठीक है।
नहीं करना मुझे यकीन तुम्हारी किसी भी बात का। आज मेरे वस्तान की जो हालत है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ अगर मेरी तकलीफ़ को नहीं बढ़ाना चाहती, और प्लीज़। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, डॉक्टर साहब वस्तान के रूम से बाहर निकले। इनको देखकर हरम के साथ साथ समन भी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी। डॉक्टर साहब कैसे मेरे शौहर? हरम के लहजे में वस्तान के लिए तड़प थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनके सर और हाथ पर चोट आई और चोट भी ज़्यादा गहरी नहीं है, कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में। डॉक्टर ने दोनों को तसल्ली दी। क्या मैं अपने शौहर से मिल सकती हूँ? हरम एकदम से बोली, नहीं अभी फ़िलहाल आप नहीं मिल सकती, कल सुबह तक का इंतज़ार करें। अल्लाह, जो सही है तो फिर क्यों नहीं मिल सकती? वो अपनी बात कहकर चले गए थे। नहीं मेरा बेटा, ये नहीं चाहिए, रख दो इसको। वो अपनी बात कहकर चले गए थे। तुम अभी तक यहीं हो? प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। समन को वहीं खड़ा देखकर हरम फिर से बोली, प्लीज़ समन जाओ यहाँ से, और हाँ हो सके तो एक एहसान करना, मोहम्मद रानी को इस बार सबके बारे में बिल्कुल मत बताना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। वो नहीं चाहती थी कि सब जानकर सादिया बेगम और परीशे परेशान हो। हरम की बात सुनकर समन एक नज़र इसको देखती वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद हरम फिर से अपनी जगह पर आ बैठी। डॉक्टर की बात से इसको सुकून मिला था। समन के जाने के बाद वहीं बैठी वस्तान के लिए दुआ करी थी। रात से सुबह होगी मगर एक पल के लिए भी इसने आंखें बंद नहीं की। सुबह जाकर नर्स ने इसको वस्तान से मिलने की इजाज़त दी थी। तो आप आ जाओ, हमें खाना खिला दो आज। अच्छा बेटा मैं खिलाती हूँ, आ रही हूँ, चलो मेरा बच्चा। वो खुश होती हुई वस्तान के रूम की तरफ बढ़ी थी। रूम में दाखिल होकर इसने बहुत ही आराम से दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से कदम उठाती बेड पर लेटे वस्तान की तरफ बढ़ी। हरम की नज़रें बस वस्तान के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इसके चेहरे को देखती पास रखी चेयर पर बैठी थी। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर एक दो जगह खराशें पड़ी हुई थी। इसकी चोट को देखकर हरम को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ था। क्या हालत होगी थी इसकी, जाने कितने ही आंसू इसकी आंखों से टूट कर गोद में गिरे। वस्तान बस अब उठ जाए आप, बहुत डरा लिया आपने मुझे, मालूम भी है कितना डरी हुई हूँ मैं इस वक्त। वो मंजर अब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। इसने वस्तान का एक हाथ अपने हाथ में लिया। अगर आपको कुछ होता था तो मैं भी ज़िंदा न रह पाती, क्योंकि वस्तान के बगैर हरम अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। आपके अलावा मेरा है ही कौन? मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना। हरम इसके हाथ को अपने लबों से चूमती हुई नम लहजे में बोली, अब उठ भी जाए ना, मुझे अकेले डर लग रहा है, बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी। इसने बहुत ही मोहब्बत से वस्तान के चेहरे पर हाथ रखा और नरमी से इसकी चोट को छू रही थी। कुछ सोचकर वो थोड़ा सा ऊंचा हुई और वस्तान की पेशानी पर लगी चोट पर अपने लब रखे। इसकी आंख से एक आंसू टूटकर वस्तान के चेहरे पर गिरा। अब तुम मेरी नींद ख़राब कर रही हो और फिर मैं कुछ करूँगा तो शिकायत करती हो कि मुझे तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वस्तान की आवाज़ पर इसने खुशी और हैरानी से इसकी तरफ देखा। वो आंखों में शरारत लिए इसको देख रहा था, मगर उसके चेहरे से इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती थी। आप उठ रहे थे और मैं कब से आपको उठाने की कोशिश कर रही थी, आप तब क्यों नहीं बोले कुछ? पता कितना परेशान हो रही थी मैं आपके लिए, वो शिकायती अंदाज में बोली। अगर मैं उठ जाता तो सब कैसे सुन पाता जो तुम मुझे नींद में सोचकर बोल रही थी, और फिर तुमने भी तो मुझे इतना ही परेशान किया था। इस बार मेरी बारी थी। बारी तो बट्टा लाला तू। मैं उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। इन चंद ही घंटों में क्या हालत हो गई थी इसकी, बिखरे बाल, ज़्यादा रोने की वजह से आंखें लाल हो चुकी थी। कल से कितना डराया हुआ आपने, क्या ये काफ़ी नहीं था? जाए मुझे नहीं करनी बात आपसे। वो इसका हाथ छोड़कर मुंह बनाती हुई उठी थी। यार कैसी बीवी हो तुम, तुम्हारा शौहर तकलीफ में और तुम इसे छोड़कर जा रही हो। इसके इस तरह से उठने पर वो एकदम से बोला। वस्तान की बात पर हरम फिर से अपनी जगह बैठी। क्या हुआ वस्तान, कहाँ तकलीफ हो रही है आपको, डॉक्टर को बुला कर लाऊं? इसकी बात का वो कुछ और ही मतलब समझी थी, इसलिए फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखकर पूछ रही थी। हरम की बात पर वस्तान हौले से मुस्कुरा इसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा था। जब तुम मुझसे दूर जाती हो ना तो मुझे यहाँ तकलीफ़ होती है। मुझे इस तकलीफ़ की मेरी इस तकलीफ़ की दवा तुम हो, इसलिए बस मेरे पास रहो, मुझे सुकून मिलता रहेगा तुम्हारा चेहरा देखकर। वो इसके चेहरे को देखकर बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो हरम इसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। वैसे भी वो कौन सा इसको छोड़कर जा रही थी, बस इसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए अपनी जगह से उठी थी। एक हफ्ते बाद। वस्तान आपको क्या लगता है अम्मी ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया हमें, क्या वजह हो सकती है? इनकी गाड़ी जैसे घर के आगे रुकी तो हरम का कार का गेट खोलते वस्तान से मुखातिब हुई। इस वक्त इसके लहजे में फ़िक्र और परेशानी थी। कहीं समय ने घर पर आपके एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं बता दिया? वो भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलती कार से बाहर निकली थी। नहीं, अगर इसको बताना होता तो वो बहुत पहले ही बता चुकी होती। कोई दूसरी वजह तो हमें अंदर जाकर ही मालूम होगी। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो हरम का हाथ थामता अंदर की तरफ बढ़ा था। अस्पताल से हरम वापस से इसको फ्लाइट पर लेकर आ गई थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि वस्तान को ऐसी हालत में देखकर सादिया बेगम परेशान होंगी, लेकिन कल सादिया बेगम के फ़ोन पर इनको वापस आना पड़ा था। वस्तान के हाथ की चोट तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन सर की चोट अभी बाकी थी। घर में दाखिल होते इन्हें कुछ चहल पहल सी नज़र आई थी। और तेरे चहल पहल, लेकिन जी चहल पहल मच्छर ने मेरे नाल मचाई हुई ना, अभी बगैरत किस्म के मच्छर है, बाजू पे काट गए, अब पाँव पे काटने की तैयारियों में है। मुलाजिम इधर से उधर काम करते फिर रहे थे। सादिया बेगम एक साइड पर खड़ी मुलाजिमा को कुछ हिदायत दे रही थी, लेकिन लाउंज पर मौजूद सोफ़ा और मेज़ पर कुछ सामान रखा हुआ था, और परीशा वहीं मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। दोनों ने नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा। इनके घर में क्या हो रहा था, कैसी तैयारी चल रही थी, ये सब इनकी समझ से बाहर था। आ गए तुम दोनों, मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार करी थी।
जैसे सादी बेगम की नज़र इन दोनों पर पड़ी तो वो खुशी से इनकी तरफ बढ़ी। वो दोनों भी सलाम करते इनके पास आए थे। अरे वस्तान बेटा, ये क्या हुआ, कैसे लगी चोट? जैसे इनकी नज़र वस्तान की पेशानी पर पड़ी तो फिक्रमंदी से बोली। सादे बेगम की बात सुनकर परीशा भी वहाँ आ गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। इब्राहिम ने लॉलीपॉप की आगे तिल्ली मारी है। मैं पिटाई करती हूँ इसकी। और इधर थोड़ा सा रह गया मेरा, बस थोड़ी देर दे दो मुझे। हम आपके पास बैठे हैं। अच्छा, मैं खिलाती हूँ खाना। कुछ नहीं अम्मी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। इसने माँ से अपनी मोहब्बत से अपनी माँ के हाथ को चूमा था। पहले आप मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने, और ये तैयारियाँ किस चीज़ के लिए हो रही हैं? वो इधर उधर नज़र डालता हुआ बोला तो इसकी बात पर सादे बेगम परीशा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। इनके मुस्कुराने पर वजदान और हरम ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे हैरान क्यों हो रहे तुम दोनों? शादी वाले घर में तो तैयारियाँ होती हैं। जवाब सादे बेगम की तरफ से आया। शादी? किसकी शादी? हरम के दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हुई थी। किसकी से तुम्हारा क्या मतलब है? समन की शादी और किसकी होगी? परीशा ने इसकी उलझन कम की थी। इनके जवाब पर वो दोनों ही अपनी जगह हैरान हुए थे। आप लोग पूरी तरह से क्यों नहीं बता रहे? समन की शादी हो रही है, लेकिन किससे हो रही है इसकी शादी? वो चिड़ा था इनकी आधी अधूरी बात से। वलीद से हो रही है, और इसमें समन को कोई एतराज़ नहीं है। सादे बेगम मुस्कुराकर बोली तो इनकी बात पर हरम को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। लेकिन एक सवाल मन में था, आखिर समन कैसे मान गई इस शादी के लिए? वजदान ने शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। 5 दिन के बाद शादी थी। 5 दिन बाद शादी थी। काम ज़्यादा था, वक्त कम। ये सादे बेगम की ख्वाहिश थी कि वो समन को अपने घर से रुखसत करेंगे, क्योंकि समन का बचपन इस घर से गुजरा था। इनकी इस ख्वाहिश पर परीशा हाशिम साहब को कोई इतराज़ नहीं था। आखिर इन्होंने इनकी बेटी को पाला था, इतना तो हक रखती थी वो इस पर। इसलिए परीशा हाशिम साहब के साथ अपनी बहन के घर आ गई थी। कभी कभी तो वस्तान को यकीन नहीं होता कि समन इतनी जल्दी कैसे मान गई, या शायद अब इसको एहसास हो गया था वो जो करी थी गलत था। जो भी था सब अपनी जगह पर ठीक हो गया था। लेकिन एक ही जगह घर में रहने के बावजूद हरम और वजदान की समन से कोई बात नहीं हुई थी। जब हरम के वापस आने के बाद मारिया, सफ्तर और वलीद हरम से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुके थे। और हरम तो थी ही इतने अच्छे दिल की कि इसने दिल से इन लोगों को माफ़ कर दिया था। ये तो समन से अपने इस दिन के रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कल समन हिम्मत करके इन दोनों से माफ़ी मांगने इनके कमरे में आई, क्योंकि वो समझ गई थी वो जो चाहती है वो नामुमकिन था। इसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस दिन वापस आने के बाद इसने सबसे पहले अपने माँ और बाप से भी माफ़ी मांगी थी, और अपने हर फैसले का हक इनको दे दिया था। जब हाशिम साहब ने वलीद के बारे में इसकी राय मालूम करनी चाहिए तो इसने इनके फैसले को दिल से कबूल करके हाँ कर दी थी। इसके यहाँ से सबको खुशी मिली थी। हाशिम साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी इसने। बस वजदान और हरम से माफ़ी मांगने की इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज वो हिम्मत करके इनके पास आ ही गई थी। और हरम तो इससे नाराज़ ही नहीं थी, तो कैसे माफ़ी कैसी? यूँ वो तीनों एक दूसरे को दिल से माफ़ कर चुके थे। मॉम, ये हरम कहाँ है? कब से तलाश कर रहा हूँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। वो लौटने चाहती सादिया बेगम से मुखातिब हुआ। आज पूरा दिन गुजर गया था, वो इसको नहीं मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले जब वो कमरे में तैयार होने गया तो इसको वहाँ भी नज़र नहीं आई। आज समन की बारात थी, हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ था। मसरूफ़ होने के साथ साथ सब बहुत खुश भी थे, और खुश क्यों ना होते, सब कुछ सही जो हो गया था, सारी परेशानियाँ ख़त्म जो हो गई थी। हाँ बेटा, वो अभी मुझे तैयार कर रही थी, मैंने इसको बोला है जल्दी से खुद भी तैयार हो जाए। मेरी बच्ची सुबह से काम में लगी हुई थी, अभी भेजा मैंने इसको तैयार होने के लिए। इनके लहजे में हरम के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वैसे भी बारात आने वाली होगी, मैं ज़रा परीशा के पास से आती हूँ, तुम देख लो जाकर वो तैयार हुई है या नहीं। सादे बेगम की बात पर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो जैसे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आईने के सामने खड़ी हरम को देखकर अपनी जगह रुक सा गया था। इस वक्त वो डीप रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये साड़ी वो लेकर आया था इसके लिए, जितना इसने सोचा था हरम इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इसमें। वजदान ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से कदम उठाता इसके करीब आकर हरम को पीछे से अपनी बाहों के हसार में ले लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला और हल्के से इसके कान की लो पर अपने दांतों में दबाया था। मिल गई आपको फुर्सत? याद आ गया आपको कि आपकी एक बीवी भी है? हरम आईने में एक नज़र इसको देखकर चूड़ियाँ पहनती हुई बोली। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी धड़कनों में हो, लेकिन तुम कल से मुझे इग्नोर कर रही हो। रात को भी मेरे सोने के बाद रूम में आई थी और सुबह होते ही रूम से गायब। इसके लहजे में शिकवा महसूस करके हल्का सा मुस्कुराई थी। कल से तुमने मुझे जितना इग्नोर किया हुआ ना, इसकी सज़ा के लिए तैयार रहना। बहुत ही अच्छी सज़ा सोच रखी तुम्हारे लिए। वो अपना चेहरा इसके बालों में छुपाकर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता हुआ बोला था। मस्तान की बात पर हरम ने घूर कर इसकी तरफ देखा तो वो शौक नज़रों से इसी को देख रहा था। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लेट जाने वाले शादी में। वो भी इसको अपनी बाहों के हसार में लिए हुए था। मतलब लेट क्यों हो गया? हरम ने ना समझी से इसकी तरफ देखा तो इसके सवाल पर वजदान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब अभी समझा देता हूँ। इसने एक झटके में हरम का रुख अपनी तरफ करके इसके लबों पर छुप गया। इसकी गुस्ताखी पर हरम ने सख्ती से इसका कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। हरम के साथ साथ इसकी पकड़ में भी सख्ती आती जा रही थी। वो इस पर यूं ही झुका इसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजरने के बाद जब हरम को लगा वो रुकने वाला नहीं है तो इसने वजदान के सीने पर हाथ रख कर इसको दूर किया था। कभी कभी तो वजदान की बढ़ती शिद्दतों से यूं ही घबरा जाती थी।
आप बहुत ही बुरे हैं वजदान, मेरी सारी तैयारी ख़राब कर दी। वो अपनी बेतरतीब होती सांसों को दुरुस्त करती बोली, मैंने पहले कहा था कि हम आज लेट होने वाले हैं, वैसे भी तुम कल से अब मेरे हाथ आई हो, ऐसे कैसे जाने दूँ। वो हरम को कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब करता हुआ बोला और अपने लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। वजदान क्या करे, छोड़े मुझे, देखें बारात भी आने वाली है। इसकी बढ़ती हुई शरारतों से घबराकर हरम ने अपना आप छुड़ाना चाहा। इसकी बात पर वजदान इससे दूर हुआ, लेकिन इसको अपनी पकड़ से आज़ाद नहीं किया था। ठीक है, अब तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को मुझसे किसी भी बात की उम्मीद मत रखना। वो इसके लबों को बहुत नरमी से छूता, इसको अपनी पकड़ से आज़ाद करके बेड पर बैठकर इसको फिर से तैयार होता देखने लगा था। वो इसकी बात मान गया था, हरम के लिए इतना ही काफ़ी था। चले। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद उससे मुखातिब हुई तो वजदान मुस्कुराता हुआ था। चलो। इसने हरम की कमर में हाथ डाला तो इसने घूमकर वजदान को देखा। मैं इस पर कहाँ फाड़ पड़ने वाला था। वो ऐसे इसको अपने साथ के कमरे से बाहर निकला। इसके अंदाज पर हरम बस मुस्कुरा कर रह गई। इसको इस तरह से मुस्कुराता देखकर वजदान को सुकून मिला था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। ख़त्म शुद। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल का नाम है हरजाई, रिटन बाय इकरा शेख का ये नावल है। आपको कैसा लगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। बुशरा आज़म शुक्र, एपिसोड आई कब से वेट कर रही थी। सिस्टर रीच, थैंक यू सो मच यार, वेलकम डियर, एंड आई एम फर्स्ट। अच्छा आप पहले थे, कोई नहीं, बस आपको थोड़ी देर में लास्ट एपिसोड भी मिलेगी। बस मेरी मसरूफियत ऐसे ही है, ये कुछ दिनों से बच्चों ने आके इतना तंग किया हुआ है, इतना भी आज मेरा ना आप लोगों के सामने ही था कैसे अभी आए हुए थे जान को, अभी भी मेरा वेट कर रही है। जल्दी से इसको वीडियो को एंड करके जाना है उसके पास, सूरब के पास। अभी चली गई उधर, नहीं तो मैं आप लोगों की बात करा दी। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप भी बहुत कम आती हैं, अब आप रेगुलर नहीं आती। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने ये नावल पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी आवाज़ में और भी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और आजकल आप बेबाक हीरो वाले नावल ज़्यादा नहीं पढ़ रही, कुछ फ़नी नावल भी पढ़े। जी इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, बस जो सामने आता है मिल जाते हैं अच्छे नावल, वो मैं पढ़ लेती हूँ स्टोरी पेज पे। माराडोल नाइस यार, और आपको पढ़ने का स्टाइल अमेजिंग, वाकई में थैंक यू वेरी मच। फ़िज़ा नूर कुरैशी, नाइस एपी, थैंक यू। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल है एंड आपका रिकॉर्डिंग स्टाइल भी, थैंक यू वेरी मच सायरा। TR व्लॉग्स, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू। अलीचा नावल्स, वेरी नाइस, अच्छा था बट हीरोइन ने जल्दी माफ़ कर देता, चल कोई ना, अच्छा था फिर भी मज़ा आया सुनकर। ओ बस यार, अपना आलमी दुख है ही है, हीरोइना छेती माफ़ कर देंदियां, चवला जियां चवल मार देती हैं छेती माफ़ करके, बाकी तो नावल की स्टोरी सेट थी। दिल है कि मानता नहीं, सुना है तूने। जुल्फिशा खान, कल टाइम नहीं मिला इसलिए आज आई हूँ, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लग गया तो वहीं चली गई थी मैं। चलो कोई नहीं, इंजॉय करो मेला। बहुत इंतज़ार किया यार इसका, फर्स्ट एपी दूसरे के लिए मैं मरी जा रही थी। चलो कोई नहीं, अब लास्ट आ गई है, अब आप बाकी भी सुन लो। जुल्फिशा, बहुत खूबसूरत नावल है सच में यार, थैंक यू वेरी मच जुल्फिशा। मारिया उमैर आसी ने हार्ट भेजे हैं। शुबाना, वेरी नाइस, थैंक यू। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा क्या हाशिम ने सारी प्रॉपर्टी दे दी इन लोगों को, इस दौलत के लिए तो वो लोग इतना गिर गए थे तो होर की। फिर एहसास ने दामत मारी और सप्तर दोनों ही अपने गे पर शर्मिंदा थे। समन पहुँच गई हाशिम के पास, इसने भी पहली बार को अच्छा काम किया, कसमें पहली बारी को ढंग का काम किया। बेचारी प्रीशा की कंडीशन तो ख़राब ही थी, वजदान ने क्यों पूछा हरम के सामने समन के बारे में, हरम की जेलसी, बस उन्होंने साड़ा नाश्ते पूछा वजदान ने, वो शायद इसका रिएक्शन ही देखना चाह रहा था। आहो ऐदा ही सी, हरम तो सच में जेलस हुई थी इसके पूछने पर। हाशिम को माफ़ नहीं किया। परीशा ने बहुत अच्छा किया, इसने गलती तो बहरहाल हुई थी हाशिम से। हरम छोड़कर चली गई वजदान को, वजदान की फिर हालत देखने वाली थी, कैसे ढूंढ रहा था इसे, और ये वलीद इतना अच्छा, वो भी वजदान के साथ साथ था। बस वलीद साहब की भी अक्ल आ गई है ना, ये बात मुझे तो हज़म नहीं हुई। हरम ने अच्छा किया वजदान के साथ, लेकिन ये समन कोई नहीं, कर लो थोड़ी थोड़ी हज़म। वो वजदान से शादी की बात कर रही थी, पर वजदान इसने इसकी बातों को वक्ती तौर पर तो सीरियस लिया, बाद में से हरम की फ़िक्र थी, से तलाश कर रहा था। वो तो हरम के पीछे पागल ही हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही धुआंधार इश्क हो चला इसे हरम से। तो होर की बंदा पहले करतूत ही उदा ने घट करे, और नहीं सी कि मैंने पता नहीं चुत्तर ही मिलने कि जुतियाँ यानी माफ़ी मिलेगी या जूतियाँ ही मिलेंगी। और इसे हरम मिल भी गई। इनका सीन इंटरेस्टिंग था। परीशा हॉस्पिटल में थी, हाशिम कितना परेशान था। परीशा को होश तो आ गया, लेकिन हाशिम को माफ़ इसने नहीं किया। लेकिन हाशिम जब इससे मिलने नहीं आया तब वो कितना परेशान हुई थी।
फिर इसने सादिया को सब कुछ बता दिया। शुक्र है बेचारे हाशिम ने नाराज़गी ख़त्म कर दी परीशा ने। बाकी एपी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच कमेंट के लिए। मारिया उमैर ऐसी सालार ब्रेन ट्यूमर का पता लगा था। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त नावल। आप भी अब रेगुलर नहीं रही साइम वहीद आप भी बहुत कम आती हैं अब चैनल पे। मारिया उमैर ऐसी के दिल भेजा है जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे यार, उधर भी दो जगह पे, आपको पता है दो जगह पे एपिसोड रिकॉर्ड करना, अपलोड करना एपिसोड देना बहुत टफ़ होता है। और फिर मैं आप लोगों के लिए एक और तीसरी चीज़ भी कर रही हूँ, वो कह रहा है आपको पता लग जाएगा कुछ दिनों में, जो मैं कर रही हूँ आप लोगों की खातिर। लेकिन ये तीन चीज़ें साथ लेके चलना इट्स रियली वेरी टफ़ फॉर मी। और फिर मेरी यूनिवर्सिटी भी है, हर चीज़ भी है। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट फुली सपोर्ट तो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नॉर्मल ऑर्चिड 0.2 को। ठीक है, मुझे भी इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।